हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। तो पिछली क्लास में बच्चों मैंने आप लोगों को बतलाया था कि कैसे हम लोग मतलब कि ये क्या बोलते हैं लीनियर इक्वेशंस के सिस्टम को मैट्रिक्स के मेथड से सॉल्व करते हैं। ठीक है, मैंने ये पिछला अगर आपने लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ उस लेक्चर को जाके देख लीजिए, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस क्लास में मैंने बताया था कि कैसे लीनियर इक्वेशंस का जो सिस्टम दिया गया होता है, मतलब दो तीन लीनियर इक्वेशन जो दिया गया होता है उसको हम लोग मैट्रिक्स के मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। और आज का जो हम लोग का लेक्चर है मैं उसी को प्रोसीड करने वाला हूं, क्योंकि पिछले क्लास में मैं ज़्यादा क्वेश्चंस आपको नहीं करवा पाया था, टाइम ख़त्म हो गया था, काफ़ी बड़ा लेक्चर हो गया था, इसलिए मैंने उस वीडियो को वहीं पे बंद कर दिया। और आज के लेक्चर में हम लोग उस पर और भी बेस्ड बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस देखेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, वर्ड प्रॉब्लम्स खास करके प्रैक्टिस करेंगे। पिछले क्लास में मैंने वर्ड प्रॉब्लम नहीं कराया था, एक्चुअली टाइम ही नहीं बचा था। तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को देख लीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए यहाँ पे बच्चों हम लोग क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं, क्योंकि खाली न्यूमेरिकल्स ही बाकी है। तो देखिए मेरे पास सामने एक क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिया गया है कि हमको को मैट्रिक्स का यूज़ करके इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करना है। ठीक है, जिसमें तीन मेरे पास इक्वेशन दिया गया है। अब बच्चों आप यहाँ पे देख सकते हो इस क्वेश्चन में कि यहाँ पे 2/x है प्लस 3/y है प्लस 10/z है। तो यहाँ पे जैसे कि अभी तक जो हम लोग लीनियर इक्वेशन के सिस्टम को सॉल्व कर रहे थे उसमें ऐसा क्वेश्चन था 2x प्लस 3y प्लस 10z इज इक्वल टू 4, ऐसा क्वेश्चन हुआ करता था। 4x माइनस 6y प्लस 5z इज इक्वल टू 1। और यहाँ पे रेसिप्रोकल में आ गया है वो चीज़, यानी वो नीचे आ गया है। जैसे यहाँ पे भी देखिए आप 6/x है, और अभी तक जो हम लोग सॉल्व कर रहे होते थे उसमें ऐसे लिखा होता था 6x प्लस 9y माइनस 20z इज इक्वल टू 2। लेकिन अब क्या है, रेसिप्रोकल में आ गया है। तो इस तरह के क्वेश्चंस के साथ कैसे डील करना है आपको वो मैं आपको बतलाता हूँ। तो हम लोग ना इसको उसी फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चाहे हम लोग ये कोशिश करेंगे कि मेरा ये जो क्वेश्चन दिया गया है उसी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, जो मेरा पहले वाला फॉर्म है उसी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो देखिए इसका तरीका क्या है। आपने क्वेश्चन देख लिया बच्चों, मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। तो देखिए बच्चों इसका तरीका क्या है कि आप 1/x को ना समथिंग u मान दीजिए। ठीक है, 1/x को समथिंग u मान दीजिए, 1/y को समथिंग v मान दीजिए, और 1/z को समथिंग w मान दीजिए। आप कुछ भी मान सकते हो, मैं यहाँ पे u v w मान रहा हूँ। ठीक है, आप अपना मन से कुछ भी मान सकते हो। तो अब अगर आप देखो तो ये क्या बन जाएगा, मैं इसको लिख सकता हूँ 2 इंटू 1/x, यानी ये 2u हो जाएगा। प्लस इसको मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 1/y, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा प्लस 3v हो जाएगा। और इसको मैं लिख सकता हूँ प्लस 10 इंटू 1/z, तो वो क्या हो जाएगा प्लस 10w हो जाएगा। और ये तो मेरा 4 ही रहेगा। इसी तरह मैं इन सब इक्वेशंस को भी ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे किनारे में थोड़ा धुंधला हो रहा है बच्चों, मैं देख लेता हूँ थोड़ा प्रॉब्लम। ठीक है, तो इसी तरह मैं बाकी इक्वेशंस को भी लिख लेता हूँ। यहाँ पे सेकंड जो इक्वेशन है 4 इंटू 1/x हो जाएगा, तो ये 4u हो जाएगा। प्लस ये हो जाएगा माइनस 6 इंटू 1/y, तो यहाँ पे मैं माइनस 6v लिख सकता हूँ। प्लस 5 इंटू 1/z, तो यहाँ पे मैं 5w लिख सकता हूँ। इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हो 1 दिया गया है, तो मैं 1 लिख दूंगा। ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। इसी तरह थर्ड इक्वेशन हो जाएगा आपका 6u प्लस 9v माइनस 20w इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हो एक्स वाई जेड नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर x 0 या y 0 या z 0 हो जाएगा तीनों में से कोई भी, तो नॉट डिफाइंड होगा। ठीक है, तो अब ये मेरे पास इक्वेशन हो गया। अब देखिए अब कुछ नहीं करिएगा, आप ए मैट्रिक्स आप मान लीजिए कि मेरे पास जो हम लोग माना करते थे ए मैट्रिक्स है, वो क्या मानिएगा 2 3 10 फर्स्ट रो में हो जाएगा आपका। इसमें कुछ नहीं करना, मैंने आपको बतलाया, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ उसको देख लीजिए। ये सब लिखना काफ़ी आसान होता है। ए मैट्रिक्स लिखना है तो फर्स्ट रो में 2 3 और 10 हो जाएगा, तो 2 3 10 मैं लिख देता हूँ। फिर सेकंड रो में 4 माइनस 6 5 हो जाएगा, मतलब जो कि वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट है उसी को लिख देना है बस। तो यहाँ पे देखिए 4 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 6 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 9 माइनस 20 हो जाएगा। ठीक है, 6 9 और माइनस 20 हो जाएगा। ये मेरे पास हो गया ए मैट्रिक्स। उसके बाद जैसे हम लोग एक्स मैट्रिक्स वहाँ पे क्या लेते थे, वर्टिकल में हम लोग एक्स वाई जेड अरेंज कर देते थे। तो यहाँ पे बच्चों हम लोग एक्स वाई जेड अरेंज नहीं करेंगे, क्योंकि आप देख सकते हो वेरिएबल कौन है, यू वी डब्ल्यू है। ठीक है, मैं एक बार फिर से अच्छे से आपको बताना चाहता हूँ बच्चों, वहाँ पे जब हम लोग एक्स मैट्रिक्स निकालते थे तो उसमें एक्स वाई जेड रख देते थे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो वेरिएबल होते थे, जो इक्वेशंस मेरा एक्स वाई जेड के टर्म्स में होते थे। लेकिन यहाँ पे जो हम लोग का जो अब नया इक्वेशन जो बन चुका है, जो मेरे पास वेरिएबल्स है, आप देख सकते हो यू वी डब्ल्यू है,
तो यहाँ पे एक्स मैट्रिक्स में मैं यू और वी और यहाँ पे डब्लू रखूँगा, ठीक है। और बी मैट्रिक्स तो अपना वही होगा जो वहाँ पे भी हुआ करता था, यहाँ पे भी वही हो जाएगा। वर्टिकल में मैं इसको अरेंज कर दूंगा 4 1 2 को, जो बी मैट्रिक्स होता था। अगर आपको ये सब नहीं पता है तो पिछला लेक्चर देख लीजिए, उसमें मैंने ये सब काफ़ी डिटेल में समझा है, इसलिए मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। अब देखिए ये मेरे पास ए एक्स और बी आ गया, ठीक है। ठीक है बच्चों, ये मेरे पास ए एक्स और बी आ गया। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ये रफ मैंने कभी किया होगा, सॉरी। उसके बाद हम लोग डिटर्मिनांट सॉल्व करते थे, है कि नहीं बच्चों। डिटर्मिनांट सॉल्व करते थे ये जानने के लिए कि डिटर्मिनांट कहीं जीरो के तो इक्वल नहीं है, क्योंकि अगर जीरो के इक्वल हो जाएगा तो उसका इन्वर्स थोड़ी ना होगा। तो मैं डिटर्मिनांट यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ। डिटर्मिनांट आपका क्या हो जाएगा, तो डिटर्मिनांट आप देख सकते हो बच्चों, डिटर्मिनांट में हम लोग का हो जाएगा 2 3 10, जो कि मैट्रिक्स ए है, वही 2 3 10 4 -6 5, तो यहाँ पे 4 -6 5 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 9 -20 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं 6 9 और -20 रख देता हूँ। डिटर्मिनेंट को हम लोग सॉल्व कर देंगे। तो डिटर्मिनेंट सॉल्व करना मैंने आपको सिखाया बच्चों, अगर वो आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो देख लीजिए, डिटर्मिनेंट इंट्रोडक्शन, ठीक है, काफ़ी सिंपल है। तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी सॉल्व कर देता हूँ। मैं यहाँ पे इसको मतलब कि फर्स्ट रो से एक्सपैंड कर रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे इस डिटर्मिनेंट को फर्स्ट रो से एक्सपैंड कर रहा हूँ। तो दिस एलिमेंट इनटू इसका कोफैक्टर हो जाएगा, कोफैक्टर होता है -1 टू द पावर 1 + 1 यानी 2। और यहाँ पे क्योंकि ये फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम है, फिर ये गायब हो जाएगा, ये गायब हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 120 और -9 5 जा 45 हो जाएगा, ठीक है। ऊपर से नीचे माइनस नीचे से ऊपर, ठीक है। प्लस दिस एलिमेंट इनटू इसका कोफैक्टर होता था। तो आप देख सकते हो, अगर मैं दिस एलिमेंट लेता हूँ, इसको मैं माइनस इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि देखिए ये जिस पोजीशन पे है वो फर्स्ट और सेकंड कॉलम है, तो -1 का पावर 1 + 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, -1 का 3 -1, इसलिए मैं -3 पहले ही लिख दे रहा हूँ। अंडरस्टूड है वो सब। अब ये हट जाएगा, अब ये हट जाएगा, ठीक है, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, -80 -30 हो जाएगा। तो यहाँ पे -80 -30 रख दीजिए। अब उसके बाद देखिए बच्चों कुछ नहीं है, प्लस दिस एलिमेंट इंटू इसका कोफैक्टर, 10 इंटू इसका कोफैक्टर, ये गायब, ये गायब, 4 9 जा 36, अब माइनस -36, तो यहाँ पे +36 हो जाएगा। उसके बाद अगर इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, उसके बाद अगर इसको सॉल्व किया जाता है, उधर थोड़ा स्क्रीन जो है वो धुंधला हो जा रहा है बच्चों, इसलिए मैं इधर ही लिखने की कोशिश करता हूँ। इसको अगर हम लोग अब सॉल्व करते हैं तो आप देख सकते हो ये क्या हो जाएगा, 2 -1 का स्क्वायर तो मतलब 1 ही हो जाता है। और फिर इसमें से अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं, 10 में से 5 गया 5, 11 में से 4 गया 7, ठीक है। फिर यहाँ पे -3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा -110 प्लस 10 इंटू 36 + 36 72। तो यहाँ पे 2 इंटू 75 कितना हो जाएगा 150, प्लस यहाँ पे 330 और प्लस यहाँ पे 720। अब उसके बाद अगर इसको हम लोग मतलब ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 0 + 0 + 0 0 हो जाएगा, 2 3 5 5 10 का 0 हासिल 1, 7 3 10 1 11, यहाँ पे 1200 हो जाएगा। तो डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू हम लोग का 1200 आ चुका है, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पे हम लोग का क्या होगा, ए इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा बच्चों, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, डज ए इनवर्स जो होगा वो एग्जिस्ट कर जाएगा, डज ए इनवर्स एग्जिस्ट, ठीक है। तो आपका ए इनवर्स एग्जिस्ट कर गया। तो हम लोग जानते हैं बच्चों, मैंने आपको ये बताया है कि जब ए इनवर्स एग्जिस्ट कर देता है तो उस केस में जो सॉल्यूशन होता है वो x = a इनवर्स b होता है, ठीक, x = a इनवर्स b हो जाता है, ठीक है, x = a इनवर्स b हो जाता है। अच्छा, तो अब हम लोग को ए इनवर्स निकालना पड़ेगा, है कि नहीं बच्चों, ए इनवर्स निकालना होगा। अब ए इनवर्स, तो ए इनवर्स आप कैसे निकालोगे, तो जैसे हम लोग निकाला करते थे, ये काफ़ी फोल्ड कैसे हो गया है। तो ए इनवर्स जैसे ए मैट्रिक्स मेरे पास क्या आ रहा था, यहाँ पे मैं फिर से लिख देता हूँ, ए मैट्रिक्स मेरे पास है 2 3 10 4 -6 और 5 और 6 9 -20, ये मेरे पास था ए मैट्रिक्स, ठीक है। मुझे ए इनवर्स जैसे निकालना है तो मुझे सभी एलिमेंट का क्या निकालना हो, कोफैक्टर, क्योंकि मुझे एडजॉइंट पहले निकालना पड़ेगा। तो मैं जल्दी जल्दी यहाँ पे निकाल लेता हूँ, C11 हो जाएगा -1 का पावर 2, ठीक है, ये गायब हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 120 -45, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा -1 का स्क्वायर, आप जान ही रहे हो 1 हो जाएगा, 10 में से 5 गया 5, 11 में से 4 गया 7, 75 हो जाएगा। फिर C12 अगर हम लोग निकाले तो -1 का पावर 1 + 2 3 हो जाएगा, ये गायब हो जाएगा, तो -80 -30 ये सब तो हम लोग जान ही रहे थे। फिर ये -1 हो जाएगा, ये -110, दोनों मिलकर 110 हो जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग C13 निकालते हैं तो -1 का पावर 4, फर्स्ट और थर्ड कॉलम गायब, 4 9 जा 36 -36, तो 36 + 36 यहाँ पे 72 हो जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग C21 निकालते हैं तो आप देख सकते हो -1 का पावर 2 + 1 3 हो जाएगा। और आप देख सकते हो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकेंड रो गायब हो जाएगा, सेकेंड रो गायब हो जाएगा, और
सॉरी दिख रहा है कि नहीं बच्चों, हाँ दिख रहा है, सेकेंड रो गायब हो जाएगा और फर्स्ट कॉलम गायब हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे, ये धुंधला यहाँ पे क्यों हो जा रहा है, तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, सेकेंड रो गायब हो जाएगा और फर्स्ट कॉलम गायब हो जाएगा, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम। 3 इंटू -20 यहाँ पे -60 हो जाएगा, -9 इंटू 10 90 हो जाएगा, ये -150 है -1, तो यहाँ पे हो जाएगा 150। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे चले C22 अगर निकालते हैं तो C22 होगा -1 का पावर 2 + 2 4। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या होगा, सेकेंड रो गायब हो जाएगा, सेकेंड रो गायब हो जाएगा, सेकेंड कॉलम गायब हो जाएगा, तो -40 -60, तो यहाँ पे -40 -60 हो जाएगा, यानी -100 हो जाएगा। रुकिए एक बार मैं फिर से चेक कर लेता हूँ। C22 अगर हम लोग निकालते हैं -1 का पावर 4 और यहाँ पे सेकेंड रो गायब, सेकेंड कॉलम गायब, तो -40 और -60, तो -100 यहाँ पे हो जाएगा, -100। फिर अगर C23 निकालते हैं तो C23 हो जाएगा -1 का पावर 2 + 3 5। सेकेंड रो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकेंड रो गायब हो जाएगा, थर्ड कॉलम गायब हो जाएगा, 18 - 18 ये 0 हो जाएगा, ठीक है, तो 0 = 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे अगर C31 निकाला जाता है तो -1 3 + 1 4, थर्ड रो गायब हो जाएगा, फर्स्ट कॉलम 15 -60, 15 + 60 यानी 75 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 75। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे C32 निकाल लेता हूँ, -1 का पावर 3 + 2 5 हो जाएगा, और C32 क्या हो जाएगा, आप देख सकते हो थर्ड रो गायब हो जाएगा, थर्ड रो बिल्कुल गायब हो जाएगा और सेकंड कॉलम गायब हो जाएगा, तो 10 हो गया और -40 हो गया, तो -30 हो जाएगा, बाहर आके 30 हो जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे C33 निकालते हैं तो -1 का पावर 3 + 3 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो क्या गायब हो जाएगा, थर्ड रो गायब हो जाएगा, थर्ड कॉलम, तो -12 -24 हो जाएगा, तो ये बाहर भी -24 हो जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे क्या निकालते हैं बच्चों, एडजॉइंट निकाले, जो कि काफ़ी सिंपल है। सभी के मतलब एडजॉइंट आप कैसे निकालोगे, तो सभी एलिमेंट्स के प्लेस पे उनका कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर को रख देंगे। तो यहाँ पे 75, यहाँ पे 110, यहाँ पे 72, फिर यहाँ पे 150, फिर यहाँ पे -100, फिर यहाँ पे हो जाएगा -100 के बाद यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे हो जाएगा 75, यहाँ पे हो जाएगा 30 और यहाँ पे हो जाएगा -24। ये मेरे पास हो गया, इसका ट्रांसपोज कर देंगे, सभी मतलब एलिमेंट्स के जगह पे उनके कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर को रख के ट्रांसपोज कर देते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 75 110 72, फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 150 -100 और 0, थर्ड रो थर्ड कॉलम 75 30 और यहाँ पे -24। ये मेरे पास आ गया एडजॉइंट। उसके बाद अगर ए इन्वर्स निकालना है हम लोग को बच्चों, अगर ए इन्वर्स निकालना है तो हम लोग जानते हैं क्या होता है इसका फॉर्मूला, एडजॉइंट अपॉन डिटर्मिनेंट, ठीक है, एडजॉइंट अपॉन डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पे अगर मैं एडजॉइंट निकाल लूँ तो एडजॉइंट आप देख सकते हो क्या है, 75 150 75, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 75 150 और यहाँ पे लिख देता हूँ 75। फिर उसके बाद हम लोग का यहाँ पे क्या आ रहा है, 110 -130, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 110, सॉरी मैं भूल गया, 110 -130, तो 110 -100 और 30। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या आ रहा है 720 -24, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 720 -24, ये मैंने लिख दिया, यहाँ पे ए इन्वर्स हो गया। अब अपॉन क्या है, डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट है 1200 आ रहा था आई थिंक, तो यहाँ पे मैं 1/1200 यहाँ पे लिख देता हूँ आगे में। तो यहाँ पे मेरे पास ए इन्वर्स आ चुका है। अब देख सकते हैं मेरे पास सिस्टम क्या था, x = A इन्वर्स B सॉल्यूशन था, तो x = हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं A इन्वर्स B। उसके बाद x मेरे पास कौन सा मैट्रिक्स था, यहाँ पे UVW था शायद x मैट्रिक्स मेरे पास, और A इन्वर्स हम लोग लिख देते हैं 1/1200, और यहाँ पे जो मैट्रिक्स है मेरे पास, ठीक है, वो क्या है 75 है, यहाँ पे 150 है, फिर यहाँ पे भी 75 है, 110 है, -100 है, 30 दिया हुआ है, 72 दिया हुआ है, फिर यहाँ पे 0 दिया गया है, -24 दिया गया है। और बी मैट्रिक्स जो मेरे पास है वो कहाँ गया, बी मैट्रिक्स सॉरी बी मैट्रिक्स है मेरे पास 412 है, ठीक है, बी मैट्रिक्स क्या है मेरे पास 412 दिया गया है, तो यहाँ पे मैं 412 लिख देता हूँ। उसके बाद देखिए बच्चों कुछ नहीं है, पहले हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, इस दोनों मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन को, फिर इससे हम लोग अंदर भेज देंगे, ठीक है। पहले मैं यहाँ पे क्या करने जा रहा हूँ, अब ध्यान से सुनिए बच्चों, पहले इस दोनों मैट्रिक्स को हम लोग सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। जो मैट्रिक्स नया आएगा उसमें मैं 1200 से सभी एलिमेंट्स को डिवाइड कर दूंगा। तो यहाँ पे 1/1200 फिलहाल बाहर रखते हैं, 1/1200 फिलहाल मैंने बाहर रख लिया है। और यहाँ पे देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम,
तो 75 इंटू 4 कितना हो जाएगा? यहाँ पे आप रफ में यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हैं, मैं रफ में आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ यहाँ पे कि ये हो जाएगा 75 इंटू 4 प्लस 150 इंटू 1 तो 150 प्लस 175 इंटू 2 यानी ये भी 150, ये हो जाएगा 4 5 जा 20 का 0, 2 बचा, 4 7 जा 28 30 और ये 150 300 यानी 600 हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं 600 लिख देता हूँ। उसके बाद सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम तो 110 इंटू 4 तो 440 और यहाँ पे -100 प्लस 60 हो जाएगा। 440 प्लस 60 हो जाएगा 500 माइनस 100 यानी ये हो जाएगा 400। ठीक है, उसके बाद थर्ड रो, ये कॉलम एक ही कॉलम ही है तो 72 इंटू 4 4 2 8 4 7 28 यानी 288 हो जाएगा प्लस 0 इंटू 1 या वहाँ पे -48, 8 में से 8 गया 0 हो जाएगा, 8 में 4 गया 4, 240 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग रख देते हैं 240। अब अगर इसको आप सॉल्व करिएगा तो 600 बाई 1200 तो ये क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, 400 बाई 1200 तो ये 1/3 हो जाएगा, 240 बाई 1200 मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ, 240 बाई 1200 है। ठीक है, तो 0 से 0 कैंसिल, 24 बचे 120 होता है तो 1/5 हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1/5। तो ये मेरे पास वो मैट्रिक्स आ गया है एक्स मैट्रिक्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक रफ में दिखा, मतलब रफ नहीं है, ये भी मेन पार्ट है आपका कि एक्स जैसे मेरे पास कौन सा मैट्रिक्स था UVW और ये कितना आ रहा है मेरे पास 1/2 1/3, यहाँ पे ये 1/2 दिया गया है, यहाँ पे 1/3 दिया गया है, यहाँ पे 1/5 दिया गया है। तो U मेरे पास रुकिए मैं दूसरा पेज ले लेता हूँ यहाँ पे, एक सेकेंड। तो यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे मेरे पास U आ गया 1/2, अगर मैं कंपेयर कर दूँ V आ गया 1/3 और W आ गया 1/5 अगर मैं कंपेयर यहाँ पे कर दूँ तो। उसके बाद U मैंने लिया था 1/x तो 1/x इज इक्वल टू 1/2, V लिया था 1/y इज इक्वल टू 1/3, W लिया था 1/z इज इक्वल टू 1/5। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, x इंटू 1 x और 2 इंटू 1 2 तो x इज इक्वल टू 2, y इंटू 1 y, 3 इंटू 1 3, z इंटू 1 5 इंटू 1। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या, जनरली अगर 1/x इज इक्वल टू 1/2 है तो x इज इक्वल टू 2 है। ठीक है, तो उस तरह से मेरे पास x y z का वैल्यू आ गया। एक बार आंसर मिला लेते हैं हम लोग। तो x का वैल्यू आपका 2 आ रहा है, बिल्कुल सही है, y का वैल्यू 3 आ रहा है, z का वैल्यू 5 आ रहा है। तो हिंस हम लोग का यहाँ पे आंसर मैच हो चुका है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हाँ बच्चों, आपका स्वागत है फिर से हमारे वीडियो पे। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कर लिया है। यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि A मैट्रिक्स मेरे पास ये है, B मैट्रिक्स ये दिया गया है और हम लोग को AB निकालना है, यानी दोनों का प्रोडक्ट निकालना है। फिर इस रिजल्ट को यूज़ करना है इन सॉल्विंग द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, यानी इस इक्वेशंस को, मतलब इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करने में मुझे AB का जो रिजल्ट आ रहा है उसका यूज़ करना है। आखिर ऐसा क्यों कहा गया है कि अगर मैं मतलब AB के प्रोडक्ट को अगर मैं सॉल्व कर दूं तो उसके रिजल्ट को मैं यूज़ करूं इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करने में, तो ज़रूर कुछ रिलेशन होगा। ठीक है बच्चों, जैसे यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में कि A मैट्रिक्स है, B मैट्रिक्स है। ठीक है, तो मैं AB को सॉल्व करना है, तो AB को सॉल्व करने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है उस रिजल्ट को यूज़ करना है इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करने में। तो अगर मैं A मैट्रिक्स, जैसे हम लोग जनरली जो इक्वेशन से A मैट्रिक्स बनाते थे, अगर वो मैं A मैट्रिक्स देखूँ तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे 1 ही होता, जो कि 1 है भी, फिर -1 जहाँ पे है भी, फिर 1 1 है भी, फिर 1 -2 फिर -2 फिर 2 1 3, यानी यहाँ पे जो A मैट्रिक्स हम लोग बनाते थे इक्वेशंस में, वही A मैट्रिक्स पहले ही दिया गया है। चलिए, लेकिन B मैट्रिक्स वो नहीं है। बी मैट्रिक्स हम लोग का यहाँ पे क्या हो जाएगा 491 हो जाएगा, वर्टिकल मतलब ऑर्डर में, मतलब जिसमें एक ही कॉलम होगा 491, लेकिन बी मैट्रिक्स कोई और मैट्रिक्स है। तो चलिए पहले ए बी निकाल के देखते हैं कि आखिर इसका रिलेशन क्या है। तो आपने ये ए बी देख लिया है, मैं यहाँ पे नीचे में ए बी को सॉल्व कर लेता हूँ। तो ए बी हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ए बी इज इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ, क्या मेरे पास ए मैट्रिक्स है, यहाँ पे 1 -1 1, यहाँ पे है 1 -2, यहाँ पे है -2, फिर यहाँ पे है 2 1 3, ये मेरे पास ए मैट्रिक्स है। फिर यहाँ पे मेरे पास क्या दिया हुआ है बी मैट्रिक्स, तो बी मैट्रिक्स को यहाँ पे लिख लेते हैं -4 4 4, ठीक है, -7 1 3, और यहाँ पे दिया हुआ है 5 -3 -1, ठीक है। ये मेरे पास ए बी मैट्रिक्स हम लोग को दिया गया है। हम लोग ए बी मैट्रिक्स को यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से, मल्टीप्लिकेशन आपको आता ही होगा। तो देखिए,
तो यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम लेंगे तो 1 इंटू -4 यानी -4, फिर यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का कितना, यहाँ पे 7 हो जाएगा +5 -4 + 12 यानी 8 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं यहाँ पे क्या ले लूँ, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम ले लूँ तो 1 इंटू 4 यानी 4 हो जाएगा, माइनस फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो 1 इंटू 4, 4 -1 इंटू 1 तो -1 + 1 इंटू -3 यानी 4 -4 यानी यहाँ पे 0 हो जाएगा। उसके बाद फर्स्ट और थर्ड कॉलम तो 1 इंटू 4 4 -3 हो जाएगा, यहाँ पे -1 4 -4 ये भी 0 हो जाएगा। उसके बाद सेकंड रो फर्स्ट कॉलम अगर लेते हैं तो तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम अगर हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे तो -4 हो जाएगा, सॉरी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम तो 1 इंटू -4 प्लस -2 इंटू -7 तो +14 प्लस -2 इंटू 5 तो +10। ठीक है, सॉरी -2 इंटू 5 तो यहाँ पे -10 होगा। ठीक है, तो -4 -10 यानी -14 + 14 यहाँ पे 0 हो जाएगा। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम अगर लेते हैं तो 1 4 जा 4 -2 अब +6 4, सॉरी यहाँ पे 1 सेकंड रो सेकंड कॉलम तो 1 4 जा 4, ठीक है -2 अब यहाँ पे हो जाएगा -2 इंटू, हाँ तो ये 4 + 6 क्या हो जाएगा 10 -2 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे 8 हो गया। उसके बाद सेकंड रो थर्ड कॉलम तो 1 इंटू 4 4 -6 और +2 तो 4 + 2 6 -6 यहाँ पे 0 हो जाएगा। फिर देखिए, तो आप देख सकते हैं एक चीज़ मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बतलाना चाहता हूँ। अगर आप एग्जाम दे रहे हैं, आपके पास बहुत कम टाइम बाकी है, कुछ ही सेकंड्स बाकी है, तो ये सब में क्या आप देख सकते हैं 8 0 0 0 8 0 तो 0 0 8 ही आ रहा होगा, मतलब उसी ऑर्डर पे कुछ फॉलो हो रहा है कि 8 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। वैसे हम लोग करके देखेंगे, ऐसा कभी करना नहीं है, गलत तरीका है कि मतलब टाइम मतलब ये वो उस हालत में कि आपका क्वेश्चन अगर छूट रहा है, अगर मतलब सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तब जल्दी करने के लिए, क्योंकि ऐसा ही रिजल्ट आएगा। ठीक है, लेकिन ये हमेशा सॉल्व करेंगे, ये कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, कोई ये ट्रिक नहीं है, काम नहीं करेगा। तो इसको सॉल्व करेंगे। फिर देखिए थर्ड रो फर्स्ट कॉलम लेंगे तो 2 इंटू -4 यानी -8 हो जाएगा, फिर -7 हो जाएगा +15 -8 -7 यानी -15 +15 यानी ये भी 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद थर्ड रो सेकंड कॉलम लेंगे तो 8 हो जाएगा, +1 9 हो जाएगा, -9 तो ये भी 0 हो जाएगा। फिर थर्ड रो थर्ड कॉलम लेंगे तो 8 हो जाएगा, +3 11 -3 8 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ए बी मैट्रिक्स मेरे पास आ रहा है वो 8 0 0 0 8 0 0 0 8 है, यानी 8 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो मैं इसको 8i लिख लेता हूँ, ए बी = 8i। तो यहाँ पे हम लोग का ए बी जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, ए बी = 8i आ रहा है। ठीक है, ए बी = 8i आ रहा है। अच्छा, तो देखिए बच्चों, अगर ए बी मेरे पास 8i है तो हम लोग यहाँ पे अगर इस 8 को अगर इस तरफ लेता है बी के नीचे, ठीक है, ए के नीचे नहीं, हमको ए में कुछ नहीं चेंज करना है, हम लोग को बी से ए का कुछ फाइंड करना है। तो यहाँ पे ए अगर इंटू 1/8 बी अगर हम लोग कर देते हैं तो = i हो जाएगा, है कि नहीं। अब देखिए दो मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स तब आता है जब एक दूसरे का इन्वर्स हो। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं 10 ए इन्वर्स जो है वो यही रहा होगा, = 1/8 बी। ये जो ए इन्वर्स है ये 1/8 भी रहा होगा। अब 1/8 भी निकाल लेते हैं, 1/8 तो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 1/8 हो गया मेरे पास। अब बी मैट्रिक्स हम लोग को दिया गया है जो क्वेश्चन में था बी मैट्रिक्स, तो क्वेश्चन का बी मैट्रिक्स सॉरी कहाँ गया क्वेश्चन, तो क्वेश्चन का बी मैट्रिक्स यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, -4 4 4 है, -4 4 4, ठीक है। उसके बाद है -7 1 3, ठीक है। उसके बाद क्या दिया हुआ है 5 यहाँ पे -3 है और यहाँ पे क्या है -1 है, ठीक है। ये मेरे पास हो गया ए इन्वर्स, ठीक। तो हम लोग का देखिए बच्चों, तो इस रिजल्ट का क्या यूज़ हुआ कि हम लोगों ने ए इन्वर्स निकाल लिया। अभी तक हम लोग ए इन्वर्स कैसे निकालते थे, एडजॉइंट करके, फिर उसके बाद को फैक्टर निकाल के, बड़ा लंबा प्रोसेस था। लेकिन ये क्वेश्चन और इजी है, इसमें मतलब कि हम लोग को आसानी से ए इन्वर्स निकल गया उस रिजल्ट का यूज़ करके। अब ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम लोग डिटर्मिनेंट एक बार सॉल्व कर लेते हैं, ये देखने के लिए कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट तो करता है ना, वैसे तो इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा ही तभी ए इन्वर्स निकला है, लेकिन तब भी देख लेते हैं एक बार कि डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है। तो डिटर्मिनेंट है 1 -1, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 -2 यहाँ पे है, और यहाँ पे भी -2 ही है, और यहाँ पे आपका 2 1 3 है, ठीक है। ये मेरे पास डिटर्मिनेंट है। इसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं, क्या कर ले, फर्स्ट मान लीजिए फर्स्ट कॉलम से एक्सपैंड कर लेते हैं। तो दिस एलिमेंट इंटू इसका को फैक्टर, अब देख सकते हो इसका क्या होगा, प्लस साइन होता है क्योंकि -1 का पावर 1 + 1 होता है, तो ये गायब हो जाएगा, ये गायब हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा -6 अब +2, ठीक है। तो -6 -2 होगा, तो -6 + 2 यानी यहाँ पे हो जाएगा -4।
फिर दिस एलिमेंट के साथ आगे मैं माइनस साइन लगा रहा हूँ क्योंकि इसका पोजीशन है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो -1 का पावर 2 + 1 3, तो इसलिए माइनस साइन आगे आ ही जाएगा। फिर ये गायब हो जाएगा, ये गायब हो जाएगा, -3 -1 यहाँ पे हो जाएगा -4, फिर प्लस दिस एलिमेंट इंटू इसका कोफैक्टर, तो 2 इंटू इसका कोफैक्टर क्या हो जाएगा, ये गायब हो जाएगा, ये गायब हो जाएगा, यानी 2 हो जाएगा -2, 2 + 2 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा -4, यहाँ पे +4, यहाँ पे हो जाएगा 4 2 जाएगा, -4 + 4 कैंसिल, डिटर्मिनेंट है 8 नॉट इक्वल टू 0, तो ए इन्वर्स मेरा एग्जिस्ट यहाँ पे कर रहा है। ठीक है, तो ए इन्वर्स तो मेरा यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, ए इन्वर्स हम लोग निकाल भी चुके हैं कि ए इन्वर्स कितना आ रहा है। ठीक है, अब इसका रिजल्ट तो देखिए, अगर डिटर्मिनेंट अगर नॉट इक्वल टू 0 होता है तो उस केस में जो सॉल्यूशन होता है x = a इन्वर्स b होता है। अब मतलब a इन्वर्स b होता है, लेकिन यहाँ पे बी मैट्रिक्स एक दूसरा मैट्रिक्स था, इसलिए मैं यहाँ पे ए इन्वर्स सी लिख लेता हूँ। वो जो मैट्रिक्स हम लोग का यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, जो 4 9 1 वाला मैट्रिक्स बनेगा, जिसको मैं बी मैट्रिक्स अभी हम लोग मानते थे, उसको यहाँ पे हम लोग सी मैट्रिक्स मान लेते हैं, जो कितना हो जाएगा 4 9 1 वर्टिकल ऑर्डर में हो जाएगा। ठीक है, तो उसी को मतलब कि यहाँ पे x = क्या हो जाएगा, ए इन्वर्स सी हो जाएगा। अब ए इन्वर्स मेरे पास दिया हुआ है 1/8 है यहाँ पे, और यहाँ पे है -4 4 4, यहाँ पे है -7 3, और यहाँ पे है 5 -3 और -1, और यहाँ पे अगर मैं सी मैट्रिक्स यहाँ पे लिख लेता हूँ, जो सी मैट्रिक्स मेरे पास आ रहा था तो वो 4 9 1 है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 4 9 1। फिर वही बात है, पहले हम लोग इस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व कर लेते हैं, फिर जो नया मैट्रिक्स आएगा उसमें मैं सभी एलिमेंट्स को 8 से डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो एक नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, उसमें अच्छे से सॉल्व करते हैं इसको। ठीक, तो यहाँ पे आप देख सकते हो बच्चों कि यहाँ पे मेरे पास x = a इन्वर्स c आ रहा है, तो इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो x = क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1/8, और इस मैट्रिक्स को पहले सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -16 + 36 + 4, यानी -16 + 40 हो जाएगा, -16 + 40 यानी 14 हो जाए, सॉरी -16 क्या है +40 है, 10 में से 6 गया 4, 3 में से हाँ ये 24 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो गया मेरे पास 24। फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो -28 + 9, -28 + 9 + 3, तो -28 और +12 हो जाएगा, 8 में से 2 गया 6, ये हो जाएगा -16। फिर थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो 5 4 20 हो जाएगा, -27 -1, तो 20 - 28 -8 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देख सकते हैं आप एक्स मैट्रिक्स मेरे पास क्या आ जाएगा, 8 3 24 हो जाएगा, यहाँ पे -2 हो जाएगा, यहाँ पे -1 हो जाएगा। ये मेरे पास एक्स मैट्रिक्स आ गया, 3 ये 3 है, 3 -2 -1। एक्स मैट्रिक्स हम लोग के पास क्या आ रहा था, XYZ ही वाला था मैट्रिक्स। ठीक है, यहाँ पे x जो मैट्रिक्स था वो XYZ ही वाला मैट्रिक्स था, तो यहाँ पे XYZ = हम लोग का यहाँ पे आ रहा है 3 -2 यहाँ पे, और यहाँ पे है -1, तो हम लोग दोनों को कंपेयर करके लिख सकते हैं कि x 3 हो जाएगा, y हो जाएगा -2 और z हो जाएगा -1। एक बार आंसर मैच कर लेते हैं बच्चों, x 3 आ रहा है, y आपका -2 आ रहा है, z = -1 आ रहा है, तो आंसर बिल्कुल सही है। उसके बाद हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग का वर्ड प्रॉब्लम है। ठीक है, तो अब चलते हैं हम लोग वर्ड प्रॉब्लम्स की ओर। तो देखिए बच्चों, हम लोग के सामने अब ये क्वेश्चन है, हम लोग को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिख दिया, आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन भी यही दिया हुआ है ना कि द सम ऑफ 3 नंबर इज 6, किसी 3 नंबर का सम 6 है, ट्वाइस द थर्ड नंबर, यानी थर्ड नंबर का दुगना जो है, व्हेन एडेड टू फर्स्ट नंबर, मतलब थर्ड नंबर के दुगने को अगर फर्स्ट नंबर से ऐड करते हैं तो 7 देता है। आप ये सेंटेंस अच्छे से समझ सकते हैं बच्चों, ट्वाइस द थर्ड नंबर, यानी थर्ड नंबर का जो ट्वाइस है यानी डबल जो है, व्हेन एडेड टू फर्स्ट नंबर, जब उसको फर्स्ट नंबर में ऐड करते हैं तो 7 देता है। उसके बाद है ऑन एडिंग द सम ऑफ सेकंड एंड थर्ड नंबर, यानी सेकंड एंड थर्ड नंबर के सम को जब हम लोग ऐड करते हैं टू थ्राइस द फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर के 3 टाइम्स में अगर हम लोग सेकंड और थर्ड के सम को ऐड करते हैं तो 12 आता है। तो हम लोग को उन नंबर्स को निकालना है मैट्रिक्स मेथड से। तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि पहले तो हम लोग वो जो नंबर हैं, लेट फर्स्ट नंबर को हम लोग x मान लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, फर्स्ट नंबर को लेट फर्स्ट नंबर बी x, सेकेंड नंबर को हम लोग यहाँ पे क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं, और थर्ड नंबर को यहाँ पे हम लोग क्या मान लेते हैं, z मान लेते हैं। तो यहाँ पे जो मेरे पास इक्वेशंस आ जाएगा, तो पहला स्टेटमेंट दिया हुआ था कि द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 6, तो यहाँ पे फर्स्ट जो स्टेटमेंट बन जाएगा वो x + y + z = 6 हो जाएगा, क्योंकि तीनों नंबर का सम 6 दिया गया है। फिर सेकंड जो स्टेटमेंट बनेगा वो है ट्वाइस द थर्ड नंबर व्हेन एडेड टू द फर्स्ट नंबर, यानी फर्स्ट नंबर में ट्वाइस द थर्ड नंबर यानी 2z, ट्वाइस द थर्ड नंबर, तीसरे नंबर का 2 टाइम्स व्हेन एडेड टू द फर्स्ट नंबर हम लोग को क्या देता है, 7 देता है। तो ये सेकंड इक्वेशन बन जाएगा। तीसरा इक्वेशन है एंड
एंड ऑन एडिंग द सम ऑफ सेकंड एंड थर्ड नंबर टू थ्राइस द फर्स्ट नंबर, यानी फर्स्ट नंबर के 3 टाइम्स में जब सेकंड और थर्ड के सम को ऐड किया जाए, ऑन एडिंग द सम ऑफ सेकंड एंड थर्ड नंबर टू थ्राइस द फर्स्ट नंबर वी गेट, यहाँ पे क्या दे रहा है 12, हम लोग को क्या मिलता है 12 मिलता है। तो हम लोग को इन नंबर्स को निकालना है मैट्रिक्स मेथड से। तो अब आसानी से आप देख सकते हो मेरे पास 3 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग वैसे ही करेंगे, मैट्रिक्स ए मान लेंगे आपका कितना 1 1 1, यहाँ पे हो जाएगा 1, और यहाँ पे देख सकते हैं y का कोएफिशिएंट 0 है, y है ही नहीं, तो 1 0 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 1 1। तो ये मेरे पास मैट्रिक्स ए हो जाएगा। मैट्रिक्स बी हम लोग के पास 6 7 12 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो 6 7 12, और एक्स मैट्रिक्स मेरे पास यहाँ पे हो जाएगा एक्स वाई जेड। ठीक है, ये कैपिटल एक्स है, ये स्मॉल एक्स है। ठीक है, तो एक्स मैट्रिक्स मेरे पास ये। अब उसके बाद बच्चों आप लोग आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो। मेरा इस क्वेश्चन को बताने का मतलब मेन मोटो यही था कि मैं आपको बता दूं कि वर्ड प्रॉब्लम से कैसे आप इक्वेशंस बना सकते हो, वर्ड प्रॉब्लम से कैसे आप इक्वेशन तैयार कर सकते हो, जो वो मैंने बता दिया। अब उसके बाद ये सिंपल है, आप यहाँ पे डिटर्मिनेंट निकाल लोगे, फिर एडजॉइंट निकाल लोगे। ठीक, डिटर्मिनेंट निकाल के देख लेना कहीं वो 0 के इक्वल आ तो नहीं रहा है, वैसे नहीं आएगा, इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है सिस्टम में। ठीक है, इन्वर्स बिल्कुल एग्जिस्ट यहाँ पे कर जाएगा आपका। ठीक, उसके बाद यहाँ पे x इज इक्वल टू इनवर्स b करेंगे, फिर a इनवर्स निकालेंगे, जैसे एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट कोफैक्टर ये सब निकाल के होता है, वैसे ही आप यहाँ पे इनवर्स निकाल लीजिएगा। फिर x इज इक्वल टू इनवर्स b करके सॉल्व कर लेंगे, फिर x से कंपेयर कर देंगे एक्स वाई जेड से, वहाँ से आपका एक्स वाई जेड का वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग का यही क्वेश्चन था। अब इसके आगे जो क्वेश्चन है वो काफ़ी बड़ा है, तो इसलिए मैं यहाँ पे नोट नहीं करने जा रहा हूँ, मैं उस क्वेश्चन का फोटो आपके स्क्रीन पर डाल देता हूँ। तो क्वेश्चन यही है हम लोग के पास, मैं क्वेश्चन रीड करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन है मेरे पास कि स्कूल वांट्स टू अवॉर्ड इट्स स्टूडेंट्स फॉर द वैल्यू ऑफ ऑनेस्टी रेगुलरिटी एंड हार्ड वर्क विथ ए टोटल कैश अवार्ड ऑफ ₹6000। एक स्कूल अपने स्टूडेंट्स को मतलब प्राइज देना चाहता है ऑनेस्टी रेगुलरिटी और हार्ड वर्क के बेसिस पे, और टोटल कैश जो वो खर्चा करेगा वो 6000 खर्चा करेगा। 3 टाइम द अवार्ड मनी फॉर हार्ड वर्क, हार्ड वर्क के लिए जितना अवार्ड मनी दिया जाने वाला है उसका 3 गुना को अगर मैं एडेड टू डैट गिवन फॉर ऑनेस्टी, ऑनेस्टी में ऐड करूँ, जितना ऑनेस्टी के लिए दिया जा रहा है अगर मैं उस प्राइस में उसको ऐड करूँ तो दोनों मिला के 11000 हो जाता है। फिर क्या है, द अवार्ड मनी गिवन फॉर ऑनेस्टी एंड हार्डवर्क टुगेदर, जो ऑनेस्टी और हार्डवर्क के लिए जो अवार्ड मनी है दोनों का अगर जोड़ दिया जाए, टुगेदर लिखा हुआ है, तो वो दुगना है, इज डबल द वन गिवन फॉर रेगुलरिटी, यानी जो रेगुलरिटी को दिया गया उससे वो क्या है दुगना है। तो इस सिचुएशन को हम लोग को अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट करना है, और हर एक वैल्यू के लिए क्या क्या अवार्ड मनी फिक्स किया गया है वो निकालना है मैट्रिक्स मेथड का यूज़ करके। अपार्ट फ्रॉम द गिवन 3 वैल्यूज, इन तीनों वैल्यूज के अलावा सजेस्ट वन मोर वैल्यू विच द स्कूल मस्ट इंक्लूड फॉर अवार्ड्स, आपको एक वैल्यू भी सजेस्ट करना है, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, वैल्यू भी सजेस्ट करना है जो स्कूल को इंक्लूड करना चाहिए था अवार्ड देने के लिए। तो यहाँ पे जो 3 वैल्यूज है वो ऑनेस्टी, रेगुलरिटी एंड हार्ड वर्क है। तो चलो हम लोग डिसिप्लिन के लिए भी अवार्ड दिया जा सकता था, नॉलेज के लिए भी अवार्ड दिया जा सकता था, तो हम लोग वो वैल्यूज़ को इंक्लूड कर सकते हैं। तो वो खैर मोरल क्वेश्चन है, मेन क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे मैं इसका सॉल्यूशन लिखने जा रहा हूँ बच्चों। तो सॉल्यूशन में कुछ नहीं है, जैसे हम लोग मान लेते हैं कि लेट द अवार्ड मनी गिवन फॉर ऑनेस्टी, ऑनेस्टी के लिए कितना दिया गया वो क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। ठीक है, लेट द अवार्ड मनी गिवन फॉर ऑनेस्टी। अब देखिए, अब इक्वेशन बनाना है तो इसी तरह से इक्वेशन हम लोग बनाएंगे। लेट द अवार्ड मनी फॉर ऑनेस्टी, ठीक है, ऑनेस्टी के लिए जो अवार्ड मनी दिया गया उसको मैं मान लेता हूँ ₹x। ठीक है, सिमिलरली आप यहाँ पे लिखिएगा लेट द अवार्ड मनी गिवन फॉर सेकंड, जो मतलब कि वैल्यू है वो है रेगुलरिटी। तो रेगुलरिटी के लिए जो अवार्ड मनी दिया जा रहा है उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं, ₹y। और यहाँ पे मान लेते हैं लेट द अवार्ड मनी गिवन फॉर ये तीसरा क्या दिया हुआ है, हार्ड वर्क। तो हार्ड वर्क के लिए जो अवार्ड मनी दिया गया है उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, थोड़े समय के लिए z मान लेते हैं। ठीक है, z मान लेते हैं। तो तीसरा, पहला जो हम लोग का स्टेटमेंट दिया गया है वो ये है, विथ अ टोटल कैश अवार्ड ऑफ ₹6000, यानी तीनों को अगर सम कर देंगे तो तीनों का सम जो है x प्लस वाई प्लस जेड जो है वो 6000 आ रहा है। ठीक है, 6x प्लस वाई प्लस जेड 6000 है। ठीक है, उसके बाद है 3 टाइम द अवार्ड मनी फॉर हार्ड वर्क, यानी हार्ड वर्क के लिए जो अवार्ड मनी आप देख सकते हो, हार्ड वर्क के लिए जेड है, 3 टाइम द अवार्ड मनी फॉर हार्ड वर्क यानी 3z हो जाएगा। ठीक है, तो उसको क्या एडेड टू डैट गिवन फॉर ऑनेस्टी, अगर इसको उसमें ऐड करते हैं जो ऑनेस्टी के लिए दिया जा रहा है, यानी x प्लस 3z, तो वो कितना आ रहा है, 11000 आ रहा है। तो यहाँ पे x प्लस 3z इज इक्वल टू हम लोग का 11000 आ रहा है। फिर तीसरा जो स्टेटमेंट लिखा वो ये है, द अवार्ड मनी गिवन फॉर ऑनेस्टी एंड हार्डवर्क टुगेदर, यानी ऑनेस्टी और हार्डवर्क
दोनों के लिए जो अवार्ड मनी दिया गया है, द अवार्ड मनी गिवन फॉर ऑनेस्टी एंड हार्डवर्क टुगेदर, यानी द अवार्ड मनी गिवन फॉर ऑनेस्टी एंड हार्डवर्क टुगेदर यानी x प्लस जेड जो है वो क्या है, डबल है, इज द डबल द वन गिवन फॉर रेगुलरिटी, यानी द अवार्ड मनी गिवन फॉर ऑनेस्टी एंड हार्डवर्क टुगेदर, द अवार्ड मनी गिवन फॉर ऑनेस्टी एंड हार्डवर्क टुगेदर जो कि x प्लस जेड होगा, इज यानी इज इक्वल टू डबल है, किसके डबल है, वन गिवन फॉर रेगुलरिटी, जो रेगुलरिटी के लिए दिया गया उसके डबल है। तो इसको हम लोग अरेंज करके ऐसे लिख सकते हैं, मतलब इसको मैं अरेंज करके ऐसे लिख सकता हूँ x माइनस 2y प्लस जेड इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मेरे पास वो 3 इक्वेशन बन चुका है। फर्स्ट इक्वेशन ये हो गया, सेकंड इक्वेशन ये हो गया और थर्ड इक्वेशन हम लोग का ये हो गया। ठीक है, तो उसके बाद अब यहाँ पे इसको मैट्रिक्स में हम लोग कन्वर्ट भी कर सकते हैं आसानी से। जैसे इसको मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ मैट्रिक्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे हम लोग इसको। तो देखिए वैसे ही मानेंगे, लेट ए मैट्रिक्स जो है हम लोग के पास, वो ए मैट्रिक्स कितना आ रहा था, तो 1 1 1 है, यहाँ पे 1 0 3 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 अब 1 हो जाएगा, ये ए मैट्रिक्स हो जाएगा। फिर जो बी मैट्रिक्स आ रहा था मेरे पास वो बी मैट्रिक्स हो जाएगा 6000, फिर यहाँ पे हो जाएगा 11000, फिर यहाँ पे हो जाएगा 0, ये बी मैट्रिक्स हो जाएगा। और एक्स मैट्रिक्स तो वही हो जाएगा हम लोग के पास एक्स वाई जेड। अब इसके बाद आप आराम से डिटर्मिनांट सॉल्व कर सकते हैं। डिटर्मिनांट निकालिएगा, एडजॉइंट निकालिएगा, ए इन्वर्स निकालिएगा, फिर x इज इक्वल टू ए इन्वर्स बी करके आप आसानी से निकाल सकते हैं। वो सब मैंने आपको सिखा दिया अच्छे से निकालना, तो आप उसको आसानी से निकाल सकते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा बच्चों और आंसर जरूर कमेंट में लिखिएगा। फिर उसके बाद जो हम लोग का क्वेश्चन है वो एक 43 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको स्क्रीन पे देखिए बच्चों, अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन को आपके स्क्रीन पे डाल दिया है। तो इस क्वेश्चन में यही लिखा हुआ है कि द कॉस्ट ऑफ 4 kg पोटैटो, 3 kg वीट एंड 2 kg राइस इज ₹60 है। द कॉस्ट ऑफ 1 kg पोटैटो, 2 kg वीट एंड 3 kg राइस ₹45 है। और 6 kg पोटैटो, 2 kg वीट एंड 3 kg राइस का 70 है। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच आइटम पर kg बाय मैट्रिक्स मेथड। तो मान लेते हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन इस तरह से होगा कि लेट द कॉस्ट ऑफ, इसको पहले ऐसे लिख देते हैं कि लेट द कॉस्ट ऑफ पोटैटो पर केजी, ठीक है, लेट द कॉस्ट ऑफ, यहाँ पे जो हम लोग कॉस्ट ऑफ पोटैटो है पर केजी जो है वो क्या मान लेते हैं, पर केजी को ₹x मान लेते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या मान लेते हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ पोटैटो के बाद क्या दिया हुआ है, वीट दिया हुआ है। तो लेट द कॉस्ट ऑफ वीट पर केजी जो है उसको हम लोग ₹y मान देते हैं, ₹y। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पे लेट द कॉस्ट ऑफ, वही ऐसे ही सेम टू सेम, लेट द कॉस्ट ऑफ क्या है, लेट द कॉस्ट ऑफ राइस है। ठीक है, तो लेट द कॉस्ट ऑफ राइस पर केजी जो है उसको यहाँ पे हम लोग ₹z मान देते हैं। तो ये मेरे पास आ गया। उसके बाद हम लोग यहाँ पे इक्वेशन बना लेते हैं। 4 kg पोटैटो, अब 1 kg पोटैटो का रेट है x, तो 4 kg पोटैटो का हो जाएगा 4x। 1 kg वीट का है y, तो 3 kg वीट का हो जाएगा 3y। एंड क्या दिया हुआ है 2 kg राइस, तो यहाँ पे हो जाएगा 2z और इसका जो कॉस्ट आ रहा है वो आ रहा है 60। ऐसे ही दो और इक्वेशन बन जाएगा, कॉस्ट ऑफ 1 kg पोटैटो यानी x प्लस से 2 प्लस क्या है कॉस्ट ऑफ 2 kg वीट यानी 2y और प्लस कॉस्ट ऑफ 3 kg राइस यानी 3z। और ये कितना आ रहा है, इसका सम आ रहा है 45। सिमिलरली यहाँ पे क्या दे रहा है, कॉस्ट ऑफ 6 kg पोटैटो यानी 6x प्लस कॉस्ट ऑफ 2 kg वीट यानी 2y प्लस कॉस्ट ऑफ 3 kg राइस यानी 3z। ये कितना आ रहा है हम लोग का 70 आ रहा है। तो ये मेरे पास 3 इक्वेशन आ चुका है। उसी तरह से इसको भी सॉल्व करेंगे। मैट्रिक्स ए जो हो जाएगा वो हम लोग का क्या हो जाएगा, मतलब कि फर्स्ट में जो कोएफिशिएंट है एक्स वाई जेड का उसको लिख देंगे। तो 4 3 यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा 1 2 3 और यहाँ पे हो जाएगा 6 2 3। ये ए मैट्रिक्स हो जाएगा। बी मैट्रिक्स हो जाएगा वर्टिकल ऑर्डर में 60 45 70 और एक्स मैट्रिक्स जो हो जाएगा वेरिएबल में वो हो जाएगा एक्स वाई जेड। ठीक है, ये मेरे पास वो मैट्रिक्स है। उसके बाद आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आप डिटर्मिनेंट निकालिएगा, वो नॉट इक्वल टू 0 आएगा। उसके बाद हम लोग ए इन्वर्स निकाल लेंगे, एडजॉइंट निकाल लेंगे, ए इन्वर्स निकाल लेंगे। फिर उसके बाद मैं फिर से आपको बतला देता हूँ। डिटर्मिनेंट यहाँ पे निकालिएगा, डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 जब आएगा तो यानी ए इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। फिर एक्स इज इक्वल टू ए इन्वर्स बी हो जाएगा। ए इन्वर्स बी हम लोग फाइंड आउट करेंगे, फिर कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग का इसका आंसर निकल जाएगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे मैं फ्लैश कर देता हूँ। तो देखिए यही हम लोग के पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एन अमाउंट ऑफ ₹5000 का अमाउंट को 3
इन्वेस्टमेंट में पुट किया जाता है, 6%, 7% और 8% पर एनम। द टोटल एनुअल इनकम फ्रॉम दीज इन्वेस्टमेंट, इस इन्वेस्टमेंट से जो टोटल एनुअल इनकम आता है वो ₹358 दिया हुआ है। और ये भी लिखा हुआ है कि टोटल एनुअल इनकम फ्रॉम फर्स्ट टू इन्वेस्टमेंट इज ₹70 मोर देन द इनकम फ्रॉम द थर्ड, फाइंड द अमाउंट ऑफ ईच इन्वेस्टमेंट बाय द मैट्रिक्स मेथड। तो देखिए इस क्वेश्चन को मैं आपको समझा देता हूँ। क्वेश्चन में ये लिखा गया कि 5,000, तो हाँ बच्चों यहाँ पे यही दिया हुआ है कि हाँ, तो इस क्वेश्चन में आपका ये दिया हुआ है कि मेरे पास जैसे 5,000 रुपये है, ठीक है, उसको मैं क्या कर रहा हूँ, 3 जगह इन्वेस्ट कर रहा हूँ। एक 6% पे एक जगह इन्वेस्ट कर रहा हूँ, एक जगह 7% पे, एक जगह 8% पे। यानी 5,000 रुपये के ही कुछ कुछ पोर्शंस को, जैसे 5,000 में मान लीजिए 2,000, 2,000, 1,000, ठीक है, वैसे ही 5,000 के ही अंदर कुछ कुछ पोर्शंस को जिस मतलब कि समथिंग एक्स, समथिंग वाई, समथिंग जेड, ठीक है, उन तीनों का सम कितना हो जाएगा 5,000। टोटल 5,000 अमाउंट है। उसको अगर हम लोग कुछ कुछ बांट दिए हैं, थोड़े सा मतलब कुछ कुछ पोर्शंस में बांट दिए हैं, और उनको मैं 6%, 7% और 8% मतलब कि उन रिस्पेक्टिव अमाउंट्स को मैं इतना इतना मतलब कि इंटरेस्ट रेट पे मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। यानी मेरे पास मान लीजिए टोटल 5,000 है, उसमें से मैंने कुछ एक्स अमाउंट अलग कर लिए, कुछ वाई अमाउंट अलग कर लिए, कुछ जेड अमाउंट अलग कर लिए। एक्स अमाउंट को मैं एक बैंक में 6% मतलब इंटरेस्ट रेट पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ, वाई अमाउंट को किसी बैंक में 7% इंटरेस्ट रेट पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ, और जेड अमाउंट को किसी बैंक में 8% मतलब इंटरेस्ट रेट पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो इन्वेस्ट करने के बाद क्या आता है, आपको उस पर इंटरेस्ट मिलेगा। आप जो अमाउंट मतलब इन्वेस्ट करते हैं उस पर आपको इंटरेस्ट मिलता है, कुछ पैसा मिलता है, ठीक है। अब वही जो बोल रहा है कि जो टोटल एनुअल इनकम है, मतलब ये जो मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ इतना इतना इंटरेस्ट रेट पे, इससे जो टोटल मेरा एनुअल इनकम आ रहा है वो 358 आ रहा है, ठीक है, ये बात बोल रहा है। फिर उसके बाद है ना मेरा कि जो टोटल एनुअल इनकम है पहले 2 इन्वेस्टमेंट से, वो 70 रुपये ज़्यादा है थर्ड से जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है, थर्ड से जो एनुअल इनकम आ रहा है। तो आपको हर एक इन्वेस्टमेंट का मतलब कि अमाउंट बतलाना है कि मैंने कितना कितना किस इंटरेस्ट रेट पे इन्वेस्ट किया था मैट्रिक्स मेथड से। तो हम लोग मान लेते हैं कि लेट द अमाउंट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेट द अमाउंट, ठीक है, यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं लेट द अमाउंट इन्वेस्टेड, लेट द अमाउंट इन्वेस्टेड एट, ठीक है, लेट द अमाउंट इन्वेस्टेड एट 6% रेट, 6% इंटरेस्ट रेट, ठीक है, लेट द अमाउंट इन्वेस्टेड एट 6%, ठीक है, लेट द अमाउंट इन्वेस्टेड एट 6% इंटरेस्ट रेट, ENTEREST इंटरेस्ट रेट, बी ₹X, ठीक है, यहाँ पे मैंने ₹X मान दिया। उसी तरह हम लोग ऐसे लिखेंगे, आप सेम टू सेम ऐसे ही लिखोगे, लेट द अमाउंट इन्वेस्टेड एट, कितना दिया हुआ है 7% इंटरेस्ट रेट, ठीक है, ₹Y, आप ऐसे लिखिएगा, मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ। उसके बाद आप यहाँ पे ऐसे फिर लिखिएगा लेट द अमाउंट इन्वेस्टेड एट, कितना दिया हुआ है 8% इंटरेस्ट रेट, ₹Z, सेकेंड लाइन में। तो तीनों का जो सम है वो टोटल कितना मेरे पास अमाउंट है, टोटल 5,000 है। तो ये तीनों का जो सम होगा x + y + z, वो कितना हो जाएगा 5,000 हो जाएगा, ठीक, 5,000 हो जाएगा, x + y + z 5,000। ये मेरे पास इक्वेशन 1 हो गया, ठीक। उसके बाद हम लोग क्या कह रहे हैं कि मतलब कि जो टोटल एनुअल इनकम है इस इन्वेस्टमेंट से वो 358 है। अब देखिए आपको इनकम इससे आएगा क्या, जैसे आप x अमाउंट ₹X को 6% इंटरेस्ट रेट पे इन्वेस्ट किए, तो 6% ऑफ x आपको मिलेगा पर ईयर, प्लस और 7% इंटरेस्ट रेट पे मैंने y अमाउंट को इन्वेस्ट किया, तो 7% ऑफ y मुझे मिलेगा, ठीक है, 1 साल के बाद। और 8% इंटरेस्ट रेट पे z अमाउंट को इन्वेस्ट किया, ठीक है, तो 8% ऑफ z मिलेगा। और ये प्लस 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 करने से टोटल एनुअल इनकम हो गया जो पर ईयर हमको मिलेगा इन इन्वेस्टमेंट से, और वो दिया गया है 358। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये 6/100 ऑफ यानी इंटू x हो जाएगा, यहाँ पे 6/100 x हो जाएगा, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 7/100 y, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 8/100 z। ये कितना आ रहा है 358 आ रहा है, ठीक है। 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 3/50x हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 7/100 y ही होगा, और प्लस यहाँ पे 4 2 जा 8, 25 × 400, 2/25 z, 358 आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, 100 एलसीएम हो जाएगा, 52 जा 100, 2 3 जा 6x, प्लस 100 100 है ही तो 7y, प्लस 25 × 4 100 होता है, और 4 2 जा 8z हो जाएगा। ये 358 हो गया। तो इसको अगर हम लोग ऐसे लिख ले तो 6x + 7y + 8z इज इक्वल टू 100 को उधर भेज देते हैं,
तो 358 और जो मतलब 35,800, ये मेरे पास हो गया सेकेंड इक्वेशन और ये हम लोग के पास हो गया फर्स्ट इक्वेशन। अब एक थर्ड इक्वेशन भी दिया बन सकता है, वो उसमें ये लिखा हुआ है कि द टोटल एनुअल इनकम फ्रॉम फर्स्ट टू इन्वेस्टमेंट, पहले दो इन्वेस्टमेंट से जो टोटल एनुअल इनकम है वो 70 रुपये ज़्यादा है जो थर्ड से इनकम आ रहा है। तो फर्स्ट टू से कितना इनकम आ रहा था, हम लोगों ने देखा कि 6% ऑफ एक्स आएगा, ठीक है, प्लस 7% ऑफ वाई आएगा। तो ये जो है ना, ये 70 रुपये ज़्यादा है इनकम फ्रॉम द थर्ड। इनकम फ्रॉम द थर्ड है 8% ऑफ जेड, इससे क्या है 70 रुपये ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 6/100 जो कि हो जाएगा 3/50x, यहाँ पे हो जाएगा 7/100y इज इक्वल टू 8/100 यानी 4 to Z और 25 टाइम्स में 100 लगेगा प्लस 70। तो इसको अगर हम लोग ऐसे लिखे तो लिख सकते हैं 3x/50 प्लस 7y/100 और यहाँ पे माइनस 2Z/25 इज इक्वल टू 70। अब उसके बाद यहाँ पे भी अगर हम लोग एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर देता हूँ, तो फिर छोड़िए डायरेक्ट क्या करूँगा, एलसीएम 100 हो जाएगा, 52 जा 100, 2 3 जा 6x प्लस यहाँ पे 7y माइनस 25 होगा 100, 4 2 जा 8z इज इक्वल टू 70। तो यहाँ पे जो मेरे पास इक्वेशन आ जाएगा मैं इधर लिख देता हूँ, क्या आ जाएगा 6x प्लस 7y माइनस 8z इज इक्वल टू 70 इंटू 100, ये इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 7000 हो जाएगा, ठीक है, 7000 हो जाएगा। तो उसी तरह से अब मेरे पास, हाँ तो आप देख सकते हो बच्चों मेरे पास 3 इक्वेशन आ चुका है, ठीक है। तो इस 3 इक्वेशन के बल पे हम लोग मेरे पास 3 इक्वेशन आ चुका है, एक ये इक्वेशन हो गया, एक ये इक्वेशन हो गया और एक ये इक्वेशन हो गया, कहाँ गया, ये इक्वेशन हो गया। तो इन तीनों इक्वेशन से आप ए मैट्रिक्स यहाँ पे बना सकते हो। ए मैट्रिक्स हम लोग का क्या हो जाएगा 1 1 1, फिर उसके बाद जो सेकेंड में है 6 7 8, तो यहाँ पे 6 7 8 हो जाएगा। उसके बाद जो थर्ड में दिया गया है वो है 6 7 -8, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 7 -8। ये मेरे पास मैट्रिक्स ए हो गया। एक्स मैट्रिक्स वही हो जाएगा एक्स वाई जेड क्योंकि यही वेरिएबल है। और बी मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, बी मैट्रिक्स हो जाएगा 5000 दिया गया है यहाँ पे है 35,800 और यहाँ पे दिया हुआ है 7000, यहाँ पे क्या दिया हुआ है 7000। तो ये मेरे पास बी मैट्रिक्स हो गया। उसके बाद आप आसानी से डिटर्मिनेंट सॉल्व करिएगा, डिटर्मिनेंट निकालिएगा। डिटर्मिनेंट निकालने के बाद वो क्या आएगा, हाँ तो मैं एक बार यहाँ पे मतलब यहाँ पे दिया गया क्या इक्वेशन आ रहा है वो मैं एक बार मिला लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड 5000 है, 6x प्लस 7y प्लस 8z 35,800 है, 6x प्लस 7y माइनस 8z 7000 है। तो हाँ ये बिल्कुल सही है। तो अब यहाँ से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। आप डिटर्मिनेंट यहाँ पे निकालिएगा। तो हाँ बच्चों यहाँ पे आप डिटर्मिनेंट निकालिएगा। वो जो डिटर्मिनेंट होगा वो 0 के इक्वल नहीं आएगा, तो मतलब हम लोग का ए इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो उस केस में x इज इक्वल टू ए इन्वर्स बी हो जाएगा। उसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, फिर x से कंपेयर करके एक्स वाई जेड का वैल्यू निकाल लीजिएगा। तो वो सब तो आपको आता ही है, वो सब मैंने आपको सिखा दिया है। मेरा यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम्स मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं सॉल्व करने लगूँ तो उतना टाइम नहीं है, काफ़ी बड़ा लेक्चर चल जाएगा। यहाँ पर मैं आपको मेन ये सिखा रहा हूँ कि कैसे आप वर्ड प्रॉब्लम से इक्वेशंस बना सकते हो। इक्वेशन बनाने के बाद कैसे सॉल्व करना है वो आपको भी आता है। तो चलिए अब हम लोग अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है हम लोग का कि 45 नंबर मैं आपके स्क्रीन पे दे रहा हूँ। ये लास्ट क्वेश्चन हम लोग का। इस क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि टू अ स्कूल है ए एंड बी वांट टू अवार्ड देयर सिलेक्टेड स्टूडेंट्स, अपने सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को अवार्ड देना चाहते हैं ऑन द वैल्यूज ऑफ सिंसेरिटी, ट्रूथफुलनेस एंड हेल्पफुलनेस। सिंसेरिटी, ट्रूथफुलनेस, हेल्पफुलनेस के लिए स्कूल ए जो है वो एक्स अवार्ड, यहाँ पे तो देखिए आपको स्टेटमेंट भी लिखने का जरूरत नहीं है। एक्स वाई जेड क्या है वो दिया हुआ है। स्कूल ए जो है एक्स मतलब ₹X देना चाहता है। द स्कूल ए वॉन्ट्स टू अवार्ड ₹X each, ₹Y each and ₹Z each for the 3 respective value to 3, 2 and first student with a total award money of इतना। यानी आप देखिए यहाँ पे स्कूल ए जो है वो X अमाउंट देना चाहता है पहले वैल्यू के लिए यानी सिंसेरिटी के लिए, और ये अवार्ड वो 3 स्टूडेंट को देना चाहता है। फिर वो क्या देना चाहता है, ₹Y देना चाहता है ट्रूथफुलनेस के लिए 2 स्टूडेंट्स को, और हेल्पफुलनेस के लिए ₹Z का अमाउंट देना चाहता है केवल 1 स्टूडेंट को। और ये मिला के जो टोटल अवार्ड मनी है वो 1600 होता है। तो यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं कि इक्वेशन क्या बन जाएगा। यहाँ पे मतलब x अवार्ड देना चाहता है वो सिंसेरिटी के लिए 3 स्टूडेंट को, यानी 3x हो जाएगा, और प्लस y अवार्ड वो देना, y अमाउंट वो देना चाहता है ट्रूथफुलनेस के लिए 2 स्टूडेंट को, तो प्लस 2y। फिर z अमाउंट वो देना चाहता है हेल्पफुलनेस के लिए 1 ही स्टूडेंट को, तो प्लस z। और ये कितना टोटल आ रहा है 1600 आ रहा है।
तो यहाँ पे मेरे पास 1600 हो गया। उसके बाद स्कूल बी वांट्स टू स्पेंड ₹2300 टू अवार्ड इट्स 4, 1 and 3 स्टूडेंट ऑन द रिस्पेक्टिव वैल्यूज बाय गिविंग द सेम अवार्ड मनी टू द 3 वैल्यूज एज बिफोर। स्कूल बी भी मतलब सिंसेरिटी के लिए एक्स देना चाहता है, ट्रूथफुलनेस के लिए वाई देना चाहता है, हेल्पफुलनेस के लिए जेड देना चाहता है, लेकिन वो ये अवार्ड सिंसेरिटी के लिए 4 स्टूडेंट को देना चाहता है, ट्रूथफुलनेस के लिए 1 ही स्टूडेंट को, हेल्पफुलनेस के लिए 3 स्टूडेंट को। यानी यहाँ पे क्या इक्वेशन बन जाएगा 4x + y + 3z बन जाएगा, और ये टोटल अवार्ड मनी कितना आ रहा है 2300 आ रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, इफ द टोटल अमाउंट ऑफ अवार्ड फॉर 1 प्राइज ऑन ईच वैल्यू, यानी टोटल जो अमाउंट ऑफ अवार्ड है एक प्राइज के लिए हर एक वैल्यू पे, यानी अगर तीनों में एक एक प्राइज दिया जाता तो टोटल अवार्ड मनी है 900। यानी अगर सिंसेरिटी के लिए भी एक ही स्टूडेंट को दिया जाए, ट्रूथफुलनेस के लिए भी एक ही स्टूडेंट को दिया जाए, हेल्पफुलनेस के लिए भी एक ही स्टूडेंट को दिया जाए, टोटल अमाउंट ऑफ अवार्ड फॉर ईच वैल्यू ऑन ईच प्राइज, तो वो कितना आ रहा है आपका 900 आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास 3 इक्वेशन बन गया है। अब ए मैट्रिक्स आप निकाल सकते हो 3 2 1 4 1 3 1 1 1, बी मैट्रिक्स 1600 2300 900 वर्टिकल में, और एक्स मैट्रिक्स एक्स वाई जेड ही होगा। उसके बाद अब डिटर्मिनेंट निकाल के जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं आप वैसे ही सॉल्व कर लोगे, तो उसके बाद एक्स इज इक्वल टू इनवर्स बी हो जाएगा, एक्स वाई जेड का वैल्यू निकल जाएगा। एक्स वाई जेड का वैल्यू निकल गया तो आपका वही तो निकालना है, अपार्ट क्या निकालना है, फाइंड द अवार्ड मनी फॉर ईच वैल्यू, तो वही एक्स वाई जेड आपका अवार्ड मनी होगा फॉर ईच वैल्यू के लिए। तो आज का क्लास बच्चों यहीं पे ख़त्म करते हैं। आज हम लोगों ने काफ़ी सारे वर्ड प्रॉब्लम से डिस्कस किए कि कैसे लीनियर इक्वेशन के सिस्टम को हम लोग सॉल्व करते हैं, उसके वर्ड प्रॉब्लम्स को कैसे डील करते हैं मैट्रिक्स मेथड से। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को शेयर कीजिए। हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे मैं जितने भी नेक्स्ट वीडियोज़ बनाऊँगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। और हमारे चैनल को देखते लीजिए, हमको सपोर्ट करते लीजिए। आपके सपोर्ट की काफ़ी ज़रूरत है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके बतलाइएगा, ठीक है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। अच्छा बच्चों, बाय।